हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और चैप्टर में। और आज का हमारा चैप्टर नंबर है सेकंड, यानी कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको 9th क्लास का ही हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में एक तरीके से रिलेट करेंगी। तो चलिए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको काफ़ी ही आसान भाषा में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर हम पहले टॉपिक को देखें कि द एज ऑफ सोशल चेंज, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि 18वीं और 19वीं सदी के दौरान दुनिया के कई हिस्से ऐसे थे, जैसे कि यूरोप हो गया और एशिया हो गया। यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो राइट्स थे, बेसिकली यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमें अधिकार वगैरह मिलना चाहिए। ठीक है, और ये जो चीज़ शुरू हुई वो इस वजह से शुरू हुई क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया जाता था। और इसी वजह से कहता है कि समाज में ये सब जो बातें हैं, इंडिविजुअल्स राइट्स की, सोशल पावर की, इन सब चीज़ों की जो चर्चा है वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो लोग थे वो गुलामी में रहना उनको पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस बदलाव के पक्ष में नहीं थे। और ऐसे ही एक रेवोल्यूशन देखने को मिला हमें, रशियन रेवोल्यूशन। यानी कि रशियन रेवोल्यूशन ने क्या किया कि दुनिया को एक नई दिशा दी, और सोशलिज्म जो आपका दूसरा आया वो 20वीं सदी की सबसे ताकतवर सोच बनकर उभरा। यानी कि आप ये समझिए कि ये जो चीज़ें उस समय चल रही थी, गुलामी वगैरह, जो राजा का शासन चल रहा था, इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए अगर सबसे बड़ा अगर हम योगदान कहते हैं तो उसे हम कहेंगे रशियन रेवोल्यूशन को। ठीक, ऐसा ही जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था। ठीक है, तो उस वक्त सोसाइटी में 3 टाइप के लोग थे बेसिकली। एक तो आपका लिबरल्स, एक होते हैं रेडिकल्स और एक होते हैं कंजर्वेटिव्स। तो देखिए, जो लिबरल्स होते हैं बेसिकली वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो देश है, देश ऐसा हो जो हर रिलीजन को एक तरीके से टोलरेट करे, जहाँ पे राजा महाराजाओं को जो एब्सोल्यूट पावर है वो नहीं मिलनी चाहिए। और वो चाहते थे कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जो उसमें मेंबर्स वगैरह होते हैं, वो सभी इलेक्टेड होने चाहिए और वहाँ पर कानून का पालन होना चाहिए। और जो जुडिशरी है बेसिकली वो एक तरीके से जो रूलर्स होते हैं किसी भी देश के, उससे स्वतंत्र हो, ताकि जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर सके। तो ये सोच होती है लिबरल्स की। ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो पहली बात तो वो बदलाव के खिलाफ होते हैं, यानी कि वो चाहते ही नहीं कुछ भी बदले, यानी कि वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। और ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो पावर में होते हैं बेसिकली, क्योंकि बदलाव किसको चाहिए? जो कमजोर वर्ग होता है उसी को बदलाव चाहिए होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जिनको बदलाव नहीं चाहिए, जो अमीर हैं स्टार्टिंग से ही। तो वो लोग जो थे वो बदलाव के खिलाफ थे। उन्होंने 19वीं सदी के बाद बदलाव को एक्सेप्ट किया, मतलब बहुत टाइम आने के बाद, क्योंकि रेवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गए थे तो इनके पास कोई चारा बचा नहीं। तो उन्होंने भी मतलब धीरे धीरे स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने ऐसा माना कि जो भी बदलाव हो रहा है ना वो धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से जितनी भी जो भी ट्रेडिशन वगैरह हैं राजा महाराजा वाले वो नहीं हटने चाहिए। तो ऐसा मानना था किसका भाई? कंजर्वेटिव्स का। तो ये हो गया लिबरल्स और एक हो गया आपका कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो सोसाइटी में जो भी बड़े बड़े बदलाव है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि जो भी औद्योगिक क्रांति होती है, तो इसमें क्या हुआ, जो भी उद्योग से जुड़े हुए जो भी आपके वर्कर्स होते हैं बेसिकली, उन्होंने जो रेवोल्यूशन किया और उसकी वजह से जो भी सोसाइटी में चेंज आया, अब हमें वो देखना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड दी सोशल चेंजेस। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया कि लोगों की ज़िंदगी और इकोनॉमी को पूरी तरह से एक तरीके से बदल करके रख दिया। जो नए शहर जो थे वो बसने स्टार्ट हुए, नए कारखाने खुले और औरतें बच्चे सभी एक तरीके से मान लीजिए काम की तलाश में शहरों में पहुंचने लगे। और लेकिन काम का जो उस समय जो वक्त हुआ करता था, यानी कि मान लीजिए अभी के टाइम पर तो आपने 9 to 5 जॉब सुनी होगी, लेकिन उस वक्त क्या था कि काम का जो समय था वो काफ़ी ही ज़्यादा लंबा हुआ करता था और बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ठीक है, और जब डिमांड कम होती तो जो लोग थे वो बेरोजगार हो जाते। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में जो भी सामान बन रहा है उस चीज़ की डिमांड कम है, तो नॉर्मल सी बात है आपको कम वर्कर्स चाहिए। तो इसकी वजह से क्या कि बहुत सारे जो लोग थे वो जो बेरोजगार हो जाते थे। ठीक है, और इसी वक्त क्या था कि जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे उनका ऐसा मानना था कि अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम दी जाए और सोसाइटी में इनको एक तरीके से इक्वलिटी वगैरह मिल जाए, तो नॉर्मल सी बात है कि जो सोसाइटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो बेहतर हो सकती है। और इन लोगों ने क्या किया, राजा महाराजाओं के खिलाफ एक तरीके से रेवोल्यूशन की स्टार्ट करी, जैसे कि आपने फ्रांस में देखा, इटाली में देखा, जर्मनी में देखा और रशिया में देखा। ठीक है, तो जगह पर क्या था कि रेवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हो गए ताकि जो लोग हैं उनको एक तरीके से बहुत ही बेहतर सुविधाएं वगैरह मिल सके। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है सोशलिज्म की, यानी कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू द यूरोप। तो बाय द मिड ऑफ द
19th सेंचुरी सोशलिज्म जो था आपका वो यूरोप में एक जाना पहचाना जो था आपका विचार बन चुका था। और जितने भी सोशलिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना वही सब सारी समस्याओं का जड़ है, यानी कि हमें क्या कर देना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो समाज है वो बेहतर बन सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जो आप देखते हैं कोई भी प्राइवेट कंपनी, बेसिकली कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर प्राइवेट जगह हो गई, जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट बोलते हैं, यानी सोशलिस्ट विचारधारा। और ऐसा ही लोगों का मानना था, क्योंकि भाई जो अमीर लोग हैं उनके पास सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ही होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप देखेंगे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर में कौन लोग हैं, जो एक तरीके से प्राइवेट लोग हैं। तो ऐसा मानना था सोशलिस्ट का कि भाई हमें क्या करना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इससे जो हमारा समाज है वो बेहतर बन जाएगा। तो जो रॉबर्ट ओवन थे बेसिकली, उन्होंने अमेरिका के इंडियाना में न्यू हार्मनी नाम की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत करी। लुइस ब्लांक जो थे वो चाहते थे कि सरकार जो है वो कोऑपरेटिव को बढ़ावा दे और कैपिटलिस्ट कंपनियों की जगह ले ले। बेसिकली ये जो दोनों आपने देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अगला कौन सा था भाई, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना, ये दोनों यही है कि भाई जो भी प्राइवेट चीज़ें चल रही हैं, जो कैपिटलिज्म चल रहा है बेसिकली, उसको हटा करके एक तरीके से वहाँ पर सोशलिज्म आ जाए, यानी कि सरकार जो है ना सबके फायदे के लिए काम करे, ना कि केवल एक इंडिविजुअल के लिए काम करे। ठीक है। और इसके बाद आते हैं भाई कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, जिन्होंने एक तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट कहा। नॉर्मल सी बात है, ये जो कैपिटलिस्ट शब्द है यहीं से स्टार्ट हुआ। और मैक्स जो थे यानी कि कार्ल मार्क्स जो थे, इनका ऐसा मानना था कि असली जो प्रॉफिट बनाता है वो कौन बनाता है, वो कामगार ही बनाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है किसी की, जैसे कि मान लीजिए गौतम अडानी की है या मुकेश अंबानी की है, तो उसमें तो वो हेड हैं, लेकिन असली काम कौन कर रहा है, जो वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि असली जो प्रॉफिट अगर कोई बनाता है तो कौन बनाता है भाई, कामगार ही बनाता है। और उनका ऐसा भी मानना था कि फ्यूचर में क्या होगा कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वही एक तरीके से नेचुरल देखी जाएगी। ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो आपका सोशलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे यूरोप में बढ़ने लग गया। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो बाय द 1870 सोशलिज्म ने यूरोप में जोड़ पकड़ लिया बेसिकली, यानी कि जो पूरा का पूरा जो सोशलिज्म की विचारधारा है, जिसके अंदर क्या होता है भाई कि जो सरकारी चीज़ें होती हैं उसको बढ़ावा देना है और जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना है। तो ये जो विचारधारा थी पूरे के पूरे यूरोप में एक तरीके से बढ़ने लग गई थी। और जो सेकेंड इंटरनेशनल बनाएगी, बेसिकली आप ये समझिए कि एक संगठन बनाया गया, किसके लिए भाई, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह जो होते हैं उन सभी को साथ में लाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बेसिकली। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जर्मनी, इंग्लैंड जो भी थे, ये सब यहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने अपने अधिकारों के लिए एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्टार्ट कर दिया कि भाई जो भी वर्कर्स वगैरह हैं वो भी कुछ हैं और इनके भी एक तरीके से राइट्स वगैरह होने चाहिए। ठीक है। और इसी के साथ में क्या हुआ कि 1905 में क्या हुआ कि कई जो देश थे वहाँ पर लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जो है बनना स्टार्ट हो गई। तो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि पहले जो कैपिटलिज्म था जिसमें केवल अमीर वर्ग के पास ही अधिकार होते थे, और इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सोशलिज्म बढ़ा और जो लेबर लोग होते हैं उन्होंने अपनी पार्टीज वगैरह बनाई। सोशलिज्म था, इसको बढ़ावा देने के लिए सोशलिस्ट पार्टी बनाई। बेसिकली उस वर्ग के लिए काम या फिर उस वर्ग पर ध्यान देना स्टार्ट किया जाने लग गया जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा काम करता था, यानी कि जो आपका मध्यम वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया, बेसिकली जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनके अधिकारों के लिए कोई अगर आगे आया तो ये सोशलिज्म की विचारधारा आगे आई। ठीक है भाई। चलिए अब यहीं से चलते हैं भाई रशिया की तरफ, यानी कि अब हम देखेंगे भाई रशियन रेवोल्यूशन। तो 1917 का साल था और रशिया के लिए जो ये था वो बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। और फरवरी में क्या हुआ कि वहाँ की जो मोनार्की सिस्टम था, बेसिकली जो राजशाही सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो गिरा दिया गया। और फाइनली अक्टूबर में वहाँ पर सोशलिज्म ने एक तरीके से वहाँ की सत्ता को संभाले। यानी कि आप ये समझिए कि जो आप रशिया देखते हैं उस रशिया में 1917 तक बेसिकली वहाँ पर क्या था, राजा का शासन चलता था, लेकिन उस शासन को हटा दिया लोगों ने और वहाँ पर क्या गया, एक तरीके से सोशलिज्म आ गया। यानी कि भाई अब जो सरकार चलेगी वो किसकी चलेगी, वो एक तरीके से समाजवादियों की सरकार चलेगी, जिसमें हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, हर एक वर्ग को बराबर समझा जाएगा और सभी को एक तरीके से पावर वगैरह दी जाएगी। आप ये समझिए कि यहाँ पर सरकार के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। और सरकार कौन बनाते हैं भाई, सरकार यहाँ के लोग ही बनाते हैं, ना कि कोई राजशाही। ठीक है। तो रशिया की जो टी-सारिस्ट जो एम्पायर था बेसिकली, इसका अंत हुआ और एक सोशलिस्ट स्टेट की यहाँ पर क्या हुई, स्थापना जो थी वो स्टार्ट हो गई। और अब जब यहाँ पर ये चीज़
चीज़ें स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो एक तरीके से जो भी कैपिटलिज्म था या फिर मान लीजिए जो इंडिविजुअलिज्म था, इन सब चीज़ों को हटाया गया और एक तरीके से यहाँ पर सब कुछ एक तरीके से सोशलिज्म के जरिए ही इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया गया। यानी कि अब हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा सोशलिज्म में वो किस पर होगा भाई, लोगों पर होगा। ठीक है, तो सोशलिज्म की एक ही विचारधारा होती है कि जिसमें हम लोगों पर ध्यान देते हैं, और वही अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो उस पर जो हमारा ध्यान होता है वो किस पर होता है भाई, पैसे पर ध्यान होता है। ठीक है, तो चलिए जरा एक बार देख लेते हैं कि 17 से पहले आखिर रशियन जो अंपायर था वो था कैसा। ठीक है, तो द रशिया एम्पायर इन द 1914, तो 1914 के आसपास में जो रशिया एम्पायर था, फिर जो रशिया साम्राज्य था वो कैसा था, जरा वो देख लेते हैं भाई। तो 1914 में क्या था कि रशिया पर टीसार निकोलस सेकंड का शासन था, और ये जो आप एम्पायर देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसके अंदर मान लीजिए यूरोप की जो कंट्री है, फिनलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, और सेंट्रल एशिया के तमाम सभी जो देश थे वो रशिया एम्पायर में एक तरीके से आते थे, और इन सभी का एक राजा था कौन भाई, टीसार निकोलस सेकंड। ठीक है भाई, और यहाँ की अगर मैं पॉपुलेशन की मेजॉरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का मेजॉरिटी था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानता था। यानी कि देखिए जो क्रिश्चियनिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो आपकी एक तरीके से होती है कैथोलिक और एक होती है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो मेजॉरिटी वाला हिस्सा था वो कौन सी क्रिश्चियनिटी को मानता था, वो ऑर्थोडॉक्स वाली को मानता था, मतलब जो स्टार्टिंग वाली एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको ये मानता था। और यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो क्रिश्चियनिटी थी वो धीरे धीरे एक तरीके से यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा थी जो इस वाले धर्म को मानती थी। अगर अब बात करूँ मैं इस रशियन एम्पायर की इकोनॉमी की, तो चलते हैं तो 20वीं सदी में इसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो जब 20वीं सदी की शुरुआत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका रशियन एम्पायर था ना, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे वो किसान हुआ करते थे, जो अपनी ज़रूरत और बाजार दोनों के लिए खेती करते थे। ठीक है, और जो आप दो नाम आपने रशिया में सुने होंगे, सेंट पीटर्सबर्ग और एक सुना होगा आपने मॉस्को। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिकली ये तो शहर थे दोनों के दोनों, सेंट पीटर्सबर्ग एंड द मॉस्को, और यहाँ पर क्या हुआ फैक्ट्रीज जो थी वहाँ पर लगना वगैरह स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो आने लग गए। तो क्राफ्ट्समैन और बड़ी फैक्ट्री साथ साथ चलती थी, और 1890 के आसपास में क्या था, यहाँ पर जो था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो बहुत ही बड़े रूप में बढ़ा, और सरकार ने एक तरीके से यहाँ पर मिनिमम वेजेस और काम के घंटे जो थे वो तय कर दिए कि भाई किसी भी व्यक्ति को मिनिमम वेज कितना मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में मजदूरी की कीमत होती है कि 600 से कम नहीं देना है, 600 देना है, तो इस टाइप की जो चीज़ें थी वो कहाँ पर स्टार्ट हुई भाई, रशियन एम्पायर में स्टार्ट हुई थी 20वीं सदी के शुरुआत में। और काम के जो घंटे थे वो भी तय कर दिए गए थे, जो वर्कर्स थे वो भी डिवाइडेड थे, एक आते थे स्किल्स में और दूसरे थे भाई काम के हिसाब से। लेकिन जब कोई इशू होता था तो क्या होता कि ये सभी जो थे वो आपस में मिलजुल कर कोई भी एक तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। यानी कि जो पीजेंट वगैरह थे वो भी बदलाव चाहते थे, और वो नोबल्स की ज़मीन को अपना मानते थे। नोबल्स कौन है भाई, नोबल्स वही लोग हैं जो अमीर लोग होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ की जो थी इकोनॉमी थी, जो कि मतलब मोस्टली जो थी वो किसान वाली थी, फैक्ट्रीज वगैरह भी रहती थी। यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो भी अलग अलग बटे हुए थे, कुछ स्किल्स थे कुछ अनस्किल्स थे, लेकिन जब भी कोई दिक्कत वगैरह आती थी वो सभी आपस में मिल जाते थे किसी भी बदलाव के लिए, प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई रशिया में एक तरीके से सोशलिज्म कैसे बढ़ा। तो सोशलिज्म इन रशिया, तो 1914 से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में एक तरीके से लीगल थी। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो वहाँ पर लीगल थी, यानी कि अलाउ थी बेसिकली। और 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, जो कि मार्क्सिस्ट आइडिया को मानती थी। मार्क्सिस्ट मतलब जो कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी उस आइडिया को मानने वाली बेसिकली। और कुछ सोशलिस्ट जो थे वो मानते थे कि रशिया के जो पीजेंट हैं वो पहले से ही नेचुरल सोशलिस्ट हैं बेसिकली, यानी कि उनके पास खुद की ज़मीन वगैरह है, वो आपस में बेसिकली बांटते रहते हैं। और 1900 में क्या हुआ कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी वो बनी, और इसने क्या किया कि पीजेंट के लिए काम करती थी, और जो भी नोबल्स वगैरह हैं वो चाहती थी कि नोबल्स की जो भी ज़मीनें हैं वो किसको दे दी जाए भाई, किसानों को दे दी जाए। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि कुछ पार्टीज़ ऐसी थी जो किसानों के हक में काम करती थी। ठीक है, और वो चाहती थी कि जो भी अमीर लोगों के पास जो भी ज़मीन वगैरह है वो इनसे लेकर के किसको दे दीजिए भाई, किसानों को दे दी जाए। और ऐसा ही एक व्यक्ति था व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि रशिया जैसे दबाव वाले देश में पार्टी को डिसिप्लिन और मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो मंशविक थे वो इस चीज़ के खिलाफ थे। मतलब उनका ऐसा मानना था कि जो पार्टी जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। यानी कि आप ये समझिए कि जो आपका व्लादिमीर लेनिन है वो चाहते, वो सेंट्रल पावर बेसिकली चाहते थे कि सारी की सारी जो सत्ता है वो एक हाथ में होनी चाहिए। और जो मेंशेविक थे वो चाहते थे कि जो भी पार्टी वगैरह है, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है वो सबके लिए खुली होनी चाहिए। तो ये दोनों के बीच में एक तरीके से डिफरेंस था, व्लादिमीर लेनिन के बीच में और मेंशेविक के बीच में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भाई 1905 की पहली बहुत बड़ी वाली क्रांति की तरफ में। तो रशिया में अभी भी टीसार
जो थे वो भी एब्सोल्यूट पावर में ही थे। और वहाँ पर क्या था कि कोई पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं समझी जाती थी, यानी कि वहाँ पर पार्लियामेंट को अभी भी अलाउ नहीं किया गया था। और 1904 से आप ये समझिए कि वहाँ के जो हालत थे वो धीरे धीरे बिगड़ने लग गए, ठीक है। और जो भी जरूरी चीज़ों के जो दाम थे वो बढ़ने लग गए, जो मजदूरी थी वहाँ पर एक तरीके से उनके वेजेस वगैरह थे उसमें भी गिरावट आ गई। और जो वर्कर्स थे उन लोगों ने जो स्ट्राइक थी वो शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने चाहा कि भाई जो भी वर्कर्स वगैरह हैं उनके जो काम के घंटे हैं वो 8 घंटे तय कर दिया जाए और उनका जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाए, और जो भी उनकी कंडीशंस वगैरह है काम करने की उसको भी बेहतर वगैरह कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से 1905 में रेवोल्यूशन देखने को मिला राजा के खिलाफ, जो कि टीसार, उस समय टीसार निकोलस सेकंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर आंदोलन जो है या फिर मान लीजिए जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई और विंटर पैलेस तक बेसिकली पीसफुल प्रोसेसन पहुंची। और लेकिन जो पुलिस थी वहाँ की जो कोकेस जो थी उन्होंने हमला कर दिया, और इसी को कहा जाता है ब्लडी संडे। बेसिकली यहाँ पर ये समझिए कि बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था यहाँ पर, इसीलिए इस चीज़ को हम ब्लडी संडे कहते हैं, ठीक है। तो जो भी वहाँ की पुलिस थी, जो कोसैक्स थे, बेसिकली इन्होंने क्या किया भाई, जो भी लोग वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, उन सभी को मार दिया। और इसके बाद आप ये समझिए कि पूरे के पूरे जो देश में विरोध यहाँ पर क्या हो गया, जो था वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोगों को मारा गया जो कि अपने एक तरीके से हक की बात कर रहे थे कि भाई हमारे जो काम के घंटे हैं वो बढ़ा दो, वो कम कर दो, और जो वेतन है वो बढ़ा दो, जो कंडीशंस हैं उनको बेहतर कर दो, ठीक है। और इसी के चक्कर में क्या हुआ कि जो राजा था उसने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, जिसको हमने क्या बोला, ब्लडी संडे। तो 1 मार्क में आप ये ध्यान रखिएगा कि ब्लडी संडे किसे कहते हैं, ठीक है। और जब ये सब चीज़ें हो गई तो इसके बाद एक बहुत ही बड़े रूप में एक तरीके से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसको 1905 की क्रांति कहा जाता है, ठीक है। और फाइनली जब इतने बड़े रूप में एक तरीके से यहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो जो वहाँ के राजा थे टीसार, उनको मजबूरन जो था वहाँ पे संसद बनानी पड़ी, जिसको क्या बोला जाता है, ड्यूमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यूमा। तो 1 मार्क का ध्यान रखिएगा कि रशिया की संसद को क्या बोलते हैं, ड्यूमा बोलते हैं, ठीक है। और बाद में जब उन्होंने बना दिया तो लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही इन्होंने इसको सस्पेंड भी कर दिया, यानी कि जल्दी से जो संसद बनाई थी भीड़ के उसमें आकर के, दबाव में आकर के बाद में इन्होंने इस चीज़ को हटा दिया, यानी कि फिर से यहाँ पर मोनार्की रूल ही चलने दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक तरीके से रशिया को कैसे और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। यानी कि 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और ये 2 पक्षों के बीच में था, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की जो थे वो सेंट्रल पावर्स की तरफ से लड़ रहे थे, और जो एक था आपका अलाइज पावर जिसको बोलते हैं ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही थी। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि रशिया ने जब युद्ध लड़ा तो यहाँ पर सपोर्ट किया गया लोगों के द्वारा, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ने लगे वैसे वैसे लोगों ने एक तरीके से अपने राजा से भरोसा उठ गया कि राजा ने हमें गलत तरीके से इस युद्ध में डाल दिया, ठीक है। और जो आपका ईस्टर्न फ्रंट वाला हिस्सा आप देखते हैं वहाँ पर धीरे धीरे जो रशियन आर्मी थी वो हारने लग गई थी, और धीरे धीरे जो जर्मनी था वो पूरे तरीके से आप ये समझिए कि वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। जो वहाँ की जो रेलवे था आपका वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुका था, और पूरे के पूरे देश में एक तरीके से ब्रेड की कमी थी, हर जगह दंगे वगैरह हो रहे थे। और इस तरीके से समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जर्मनी ने पूरे तरीके से रशिया को ख़राब करके रख दिया, और यहाँ पर रशिया की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। जो जनता थी वो राजा के खिलाफ हो गई, क्योंकि इस देश में ना ही ब्रेड मिल रहा था, हर एक चीज़ की जो रेट थे वो बढ़ गए थे, और ना ही बाहर से कोई सप्लाई आ रही थी, ठीक है। और इसी के बाद स्टार्ट हुआ भाई द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन दी पेट्रोग्राद। तो आपने पेट्रोग्राद जो सिटी है एक तरीके से ये 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ जो थे वर्कर्स थे, क्वार्टर्स थे और फैक्ट्रीज थी। बेसिकली मतलब फैक्ट्रीज हो गए, क्वार्टर्स रहने के घर हो गए, और जो वर्कर्स हैं वो रहते थे। और जो दूसरा तरफ था वहाँ पर विंटर पैलेस था और हाई क्लास बिल्डिंग थे बेसिकली। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि जो पेट्रोग्राद जो सिटी है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ जो आपके है मजदूर वर्ग रह रहे हैं, और एक तरफ जो अमीर लोग हैं वो लोग रहा करते थे, ठीक है। तो 22 फरवरी की बात है, 22 फरवरी को एक फैक्ट्री हुई जो थी वो बंद हो गई, और यहीं से स्टार्ट हुआ भाई इस रेवोल्यूशन की शुरुआत। महिलाओं ने भी एक तरीके से इस हड़ताल में हिस्सा लिया, और इसी वजह से एक हम डे मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे 22 फरवरी को, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज बंद हुई, और यहाँ पर एक तरीके से महिलाओं ने भी इसी हड़ताल में हिस्सा लिया, और यही कहलाया भाई आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे। और धीरे धीरे 25 फरवरी तक क्या हुआ कि पूरे के पूरे शहर में नारे गूंजने लगे, ब्रेड, वेजेस एंड डेमोक्रेसी बेसिकली। और गवर्नमेंट ने जो भी थी वो कैवेलरी बुलाई बेसिकली, और उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करने से मना कर दिया कि भाई फायरिंग वगैरह नहीं करनी है, जो भी हैं ये लोग हमारे ही हैं। और सोल्जर्स और वर्कर ने मिलकर के बेसिकली यहाँ पर एक काउंसिल बनाई जिसको हम सोवियत काउंसिल कहते हैं, ठीक है। और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी यहाँ पर वो बनने लगी धीरे धीरे, और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि आपको समझ आया, जो चीज़ें स्टार्टिंग में हुई थी उस चीज़ को यहाँ पर फाइनली एक तरीके से जो मोनार्की जो थी टीसार निकोलस सेकंड वाली, उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, और एक यहाँ पर गवर्नमेंट बना
बना गई थी। यानी कि अब रशिया का जो फ्यूचर था वो तय होगा और एक इसके लिए क्या बनाई जाएगी भाई, एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसके जरिए एक रशिया का क्या बनेगा, संविधान वगैरह भी बनेगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो आपका मोनार्की सिस्टम था वो किस तरीके से हट गया। यानी कि यहाँ पर राजा ने भले ही बुलाया कि भाई जो डेमोक्रेसी के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इन सभी को मार दो, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया और जो भी सोल्जर्स थे, जो भी वर्कर्स थे, वो आपस में मिल गए और यहाँ पर ही एक तरीके से क्या बनी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी और फाइनली यहाँ पर मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया। ओके, तो चलिए अब जानते हैं फरवरी के बाद क्या क्या हुआ। यानी कि आफ्टर फरवरी अब सरकार में लिबरल्स और सोशलिस्ट दोनों ही थे, लेकिन पावर अभी भी पूरे तरीके से जनता के पास में नहीं थी। ठीक है, तो जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने एक तरीके से अप्रैल 1917 में एक्साइल से एक तरीके से वापस आए, उनको बाहर भेज दिया गया था, जो भी दंगे कह रहा हूँ मैं, सॉरी, आंदोलन वगैरह होते उसकी वजह से, तो वो वापस आए और उन्होंने अपने मशहूर जो थी वो 3 डिमांड्स रखी और इसी को कहा जाता है अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ठीक है, पहला तो उन्होंने कहा कि जो वॉर है उसको ख़त्म करो, जो भी ज़मीनें वगैरह हैं वो किसानों को दी जाए और जो भी जितने भी बैंक्स हैं उनको क्या किया जाए, नेशनलाइज किया जाए। तो लेनिन यही चाहते थे कि भाई इन 3 चीज़ों को एक तरीके से पूर्ति होनी चाहिए और लेनिन चाहते थे कि बोल्शेविक जो पार्टी है उसका नाम बदल करके उसका क्या होना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाना चाहिए। और जो भी वर्कर्स थे, वर्कर्स ने फैक्ट्रीज़ में अपनी कमेटी बनाई और ट्रेड यूनियंस को एक तरीके से जोड़ यहाँ पर जोड़ बढ़ने लग गया कि भाई जो भी ट्रेड यूनियंस है या फिर जो मान लो वर्कर्स वगैरह हैं वो भी एक तरीके से पावर में होने चाहिए, उनको भी सत्ता वगैरह मिलनी चाहिए। और जुलाई से सितंबर के बीच में क्या हुआ कि जो पीजेंट थे उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से क्या हुआ कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे तेज हो गया। और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ा वो 2 ग्रुप्स के बीच में बढ़ा। एक तो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट जो कि वर्कर्स ने और सोल्जर्स के बाद जो बनी थी, और दूसरे कौन से हो गए भाई, बोल्शेविक। बोल्शेविक कौन है, उस पार्टी का नाम है जो एक तरीके से लेनिन एक तरीके से चाहते कि उसका नाम क्या बन जाए, कम्युनिस्ट पार्टी बन जाए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी बेसिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट और जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है उनके बीच में यहाँ पर लड़ाई वगैरह जो थी वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब चलते हैं भाई असली क्रांति पर, क्योंकि अभी जो क्रांति हुई है ना, अभी तो आपने मोनार्की हटाया लेकिन जो गवर्नमेंट बनाई वो पूरे तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, इसीलिए एक और क्रांति हुई, अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, जो कि हुई आपकी 1917 में। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को बेसिकली राजी कर लिया और फाइनली उन्होंने क्या किया, सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी कि व्लादिमीर लेनिन है वो एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने सत्ता यहाँ पर संभाल ली और लियोन ट्रोत्स्की के नेतृत्व में मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई और इसने आदेश दिया कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उस पर कब्जा कर लिया जाए और जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, और रात के समय पर क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा जो शहर था वो कमेटी के कंट्रोल में था और जो जितने भी मिनिस्टर्स थे उन सभी ने सरेंडर कर दिए। और जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो सोसाइटी थी बेसिकली, वहाँ पर मेजॉरिटी में जो बोल्शेविक थे उनका समर्थन था। और अब जो लेनिन की जो सत्ता थी बेसिकली यहाँ पर आप ये समझिए कि वो ऑफिशियल रूप में स्टार्ट हो गई थी। यानी कि पहले तो उन्होंने कब्जा किया, लेकिन अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो भी मेजॉरिटी थे बेसिकली बोल्शेविक के, उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया, जो भी उसकी कांग्रेस थी, जो भी एक तरीके से उसके मिनिस्टर थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो व्लादिमीर लेनिन है उनकी जो सत्ता है वो क्या हो गई, वो कन्फर्म हो गई कि ठीक है भाई आप जो है यहाँ पर रशिया को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा देखते हैं कि सत्ता आने के बाद कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रीज और जो बैंक्स थे वो नेशनलाइज हो गए, लैंड को सोशल प्रॉपर्टीज घोषित कर दिया गया, पीजेंट को नोबिलिटी की जमीन मिल गई और बोल्शेविक पार्टी अब बन गई है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रैकेट में इसको हम कह सकते हैं बोल्शेविक। ठीक है, तो जो भी पहले बोल्शेविक पार्टी थी उसको अब हम क्या बोलेंगे भाई, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, लेकिन जो बोल्शेविक था उसको मेजोरिटी नहीं मिला और जनवरी 1918 में जब असेंबली ने उनके फैसले को रिजेक्ट किया तो लेनिन ने असेंबली बेसिकली भंग कर दी। लेनिन भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर टाइप थे, मतलब वो चाहते ही थे कि जो भी मेरे खिलाफ हो वो जीवित रहे, तो जो भी उनके खिलाफ था उनको वो हटा दिया करते थे। और यहाँ पर भी वही हुआ, भले ही उनको मेजोरिटी नहीं मिली तो यहाँ पर लेनिन ने क्या किया, जो भी मतलब असेंबली है उसी को भंग कर दिया। तो मार्च 1918 में जर्मनी से ब्रेस्ट लिथोवस्क जो थे उन्होंने ट्रीटी साइन करी बेसिकली और यहाँ पर शांति एक तरीके से बना लिया। अब जो रशिया था बेसिकली एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था और यहीं से स्टार्ट हुआ भाई यूएसएसआर एक तरीके से बनना। यूएसएसआर जो आपका है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक अलग देश है जो कि अभी आगे चलेंगे तो बताऊंगा आपको कि क्या है ये। खैर, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि यहाँ पर एक तरीके से रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बन गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली, फिर वापस एक तरीके से यहाँ पर शांति बहाल करने के लिए ट्रीटी साइन करी गई और फाइनली रशिया में जो आपका है वो वन पार्टी स्टेट बन गया। यानी कि पूरे के पूरे देश को चलाने के लिए केवल एक ही पार्टी रहेगी जो कि आपकी कौन सी रहेगी भाई, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी।
ठीक है, और यहीं से स्टार्ट हुआ भाई यूएसएसआर का बनना। लेकिन इस नई सत्ता के खिलाफ भी क्या हुआ, विरोध वगैरह स्टार्ट मतलब बेसिकली हो गया, और यहीं से स्टार्ट हुआ भाई सिविल वॉर। तो सिविल वॉर जो आपका है वो क्या है भाई, तो रेवोल्यूशन के बाद जो पुरानी रशियन आर्मी जो थी बेसिकली वो टूट गई थी, और उनके जो कुछ लीडर्स थे वो साउथ रशिया में इकट्ठा होकर के बोल्शेविक के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार थे। ठीक है, लड़ाई के लिए मतलब बेसिकली तैयारी करने लगे कि भाई जो भी बोल्शेविक हैं, बोल्शेविक कौन से, रेड्स वाले बेसिकली, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। वो कौन है भाई, रशियन आर्मी वाले ही सोल्जर्स हैं बेसिकली, और वो चाहते थे कि हम इनके खिलाफ लड़ाई करेंगे, वापस सत्ता अपने पास रखेंगे। और 1918 से 19 के बीच में क्या हुआ, जो आपका एम्पायर था वहाँ पर पावर जो थी वो बट गई थी। जो ग्रीन्स थे बेसिकली वो थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, और जो वाइट्स थे वो थे भाई प्रो टिसार्सिस्ट, मतलब वही राजा के समर्थक वाले बंदे। ठीक है, और इनको सपोर्ट कर रहे थे भाई ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड जापान जैसे बड़े बड़े देश। ठीक है, बोल्शेविक ने क्या किया, बहुत ही गलत तरीके से, ब्रूटल तरीके से क्या किया, जो भी नेशनलिस्ट हैं बेसिकली उनको दबाया, और 1920 तक उन्होंने एम्पायर का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और इस तरीके से समझिए कि यहाँ से जो पूरी की पूरी जो पावर थी वो किसके पास आ गई भी, बोल्शेविक के अंडर में आ गई, यानी कि जो भी राजा के समर्थक थे उन सभी को हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई कि आखिर यूएसएसआर बना कैसे, यानी कि इसके बाद ही यूएसएसआर बना। तो दिसंबर 1922 में जो भी रशियन एम्पायर था उसको मिला करके यूएसएसआर बनाया गया, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया गया। और नॉन रशियन नेशनलिस्ट को बेसिकली कुछ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिली हुई थी, लेकिन ये बात सच भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जो पावर थी वो बोल्शेविक के हाथ में ही थी। ठीक है, और इस तरीके से आप समझिए कि जो भी एक पार्टी है, कौन सी वाली, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, इसी के हाथ में सारी की सारी सत्ता है किसको चलाने के लिए भाई, यूएसएसआर को चलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि जो यूएसएसआर जो आप देश देखते हैं जिसमें कम से कम 15 से 16 अलग अलग देशों को मिला करके बनाया गया था, आखिर यहाँ पर सोशलिस्ट जो सोसाइटी थी वो कैसे बनी, यानी मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी हमारा अगला टॉपिक है। तो सिविल वॉर के टाइम भी इंडस्ट्रीज और जो बैंक थे वो नेशनलाइज ही थे, और पीजेंट को खेती करने की इजाज़त दे दी गई थी। गवर्नमेंट ने बेसिकली सेंट्रलाइज प्लानिंग शुरू करी, और ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया कि इकोनॉमी जो है वो 5 साल में कैसे चलेगी। बेसिकली जो 5 ईयर प्लान जो होते हैं ना, वो जो भारत में 5 ईयर प्लान है वो हमने यूएसएसआर से ही लिया है कि 5 साल हम किस चीज़ों पर काम करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि रशिया की, मतलब यूएसएसआर, अब रशिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब मैं बोल रहा हूँ यूएसएसआर, क्योंकि रशिया में बाकी गणराज्यों को मिला करके एक बड़ा एम्पायर बना है जिसका नाम है यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और यहाँ पर 5 ईयर प्लान चल रहे हैं ताकि जो देश है वो ठीक तरीके से काम कर सके। तो फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान जो थे वो 1927 से 32 और फिर 33 से लेकर के 38 तक चले। और इसमें सरकार ने जो भी प्राइजेस वगैरह थे वो फिक्स कर दिए थे ताकि जो भी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो बेसिकली सही तरीके से हो पाए। और इस प्लानिंग ने सिस्टम से इकोनॉमी एक तरीके से ज़रूर जो है आपका ग्रो करेगी, लेकिन जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह थे उसमें जो काम करने की जो हालत थी बेसिकली लोगों की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ से इसके बाद एजुकेशन को बहुत ही बढ़ावा मिला, जो भी पीसेंट्स है और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे इनको यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। मतलब ये समझिए कि अब यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, कहाँ पर, यूएसएसआर में। ठीक है, जो वुमेंस वर्कर्स थी उनके लिए क्रीचेस बनाए गए, और जो सस्ती हेल्थ केयर जो भी होता है या फिर मॉडल हाउस जो है वो दिए गए। मतलब यहाँ पर लोगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लग गया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं स्टालिन ने एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, यानी कि स्टालिनिज्म एंड द कलेक्टिवाइजेशन। तो 1927 से 28 के बीच की मैं बात करूं तो जो सोवियत सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या हुआ कि जो अनाज है बेसिकली उसकी कमी हो गई, और स्टालिन ने बेसिकली यहाँ पर इमरजेंसी में एक्शन लिया और पार्टी मेंबर्स को ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में भेजा, जहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती अनाज जो था वो जमा कर रखा था। ठीक है, और कुलकस, यानी कि कुलकस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अमीर किसान, उनके घरों पर छापे मारे गए, बेसिकली छापे पड़े। और 1929 से किसानों को मजबूर किया गया कि वो कलेक्टिव फार्मिंग्स में एक तरीके से काम करेंगे, और अब जो खेती है वो सामूहिक रूप से होती है, और जो मुनाफा है वो क्या किया जाता है भाई, शेयर किया जाता है। लेकिन 1929 से लेकर के 31 में क्या हुआ, जो कैटल्स हैं बेसिकली उनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे घट गई, और जो प्राइवेट बेसिकली फार्मिंग थी वही अलाउ थी, और सरकार जो थी उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो किस पर ध्यान देती है, सरकार ध्यान देती है सामाजिक चीज़ों पर, यानी कि अब जो काम होगा वो सरकार के अंडर में होगा, सरकार अपने हिसाब से खेती वगैरह करेगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि 1930 से 33 के बीच में यहाँ के जो मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, और इसकी वजह से जो यहाँ का फूड प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया। कहाँ का, यूएसएसआर का। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो भूख से मारे गए, कम से कम आप ये समझिए 40 लाख जो लोग थे वो भूख से मारे गए, यानी कि 4 मिलियन वो जो थे वो मारे गए। किसकी वजह से, भूख की वजह से, क्योंकि यहाँ का जो मौसम था वो ख़राब हुआ, और जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन था वो उतने बढ़िया तरीके से नहीं हुआ।
ठीक है। और स्टालिन की सरकार ने एक तरीके से यहाँ पर रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया, एक्विजिशन, अरेस्ट, और 1939 तक आप ये समझिए कि जो 2 मिलियन जो लोग थे ना, वो या तो जेल में थे या तो लेबर कैंप्स में रहा करते थे, ठीक है। और इस तरीके से जो स्टालिन से उसने एक तरीके से यहाँ पर सत्ता को संभाल के रखा हुआ था। चलिए अब देखते हैं कि यूएसएसआर ने ग्लोबली क्या असर डाला। तो रशियन रेवोल्यूशन जो आपका हुआ, उसका जो असर था वो सिर्फ रशिया तक सीमित नहीं था, यानी कि आप ये समझिए कि रशियन रेवोल्यूशन पूरे के पूरे विश्व में फैला और हर एक जगह कम्युनिज्म और जो सोशलिज्म है उससे जुड़े हुए मूवमेंट शुरू हो गए, ठीक है। जो ब्रिटेन जैसे आप देश देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज बनी और एक तरीके से 1920 में एक भाई कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, यानी कि ईस्ट के जो जितने भी एक तरीके से देश हैं बेसिकली, फिर जो लोग हैं उन सभी को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस किया गया और इसमें जो भी नॉन रशियंस जो मेंबर्स थे वो भी यहाँ पर हिस्सा हुए, ताकि लोगों के लिए बेसिकली एक बेहतर जो समाज है वो बनाया जा सके, यानी कि बेसिकली सोशलिज्म को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस करी गई थी, ठीक है। और यहीं से एक बना था आपका एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क बना था और यहीं से स्टार्ट हुआ भाई जो आपका यूएसआर जो आप देश देखते हैं वो बहुत ही बड़ी पावर बना धीरे धीरे, जिस तरीके से यहाँ पर क्रांति हुई और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो था आपका वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो करने लग गया, यहाँ के जो गरीब थे उनको खाना वाना मिलने लग गया। लेकिन धीरे धीरे जो रशिया था वहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर सेंसरशिप, रिप्रेशन और जो फ्रीडम था एक तरीके से लोगों को, वो धीरे धीरे मिलना यहाँ पर बंद हो गया और जिसकी वजह से जो यूएसएसआर की जो छवि थी वो पूरे तरीके से ख़राब हो गई, ठीक है। तो यही था हमारा भाई पूरा का पूरा चैप्टर जिसको मैंने समझाया। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी डाउट लगा जहाँ पर मैंने आपको समझाया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा ताकि वो चीज़ आप आसानी से समझ सकें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना और फिर देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा।